सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जूल का नियम क्या होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं उसी क्रम में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जूल नियम से संबंधित, वो तो या तो पूछेंगे कि भाई जूल नियम क्या है, परिभाषित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ यही लिखना है कि किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है उसके आयतन और दाब पर अनाश्रित होती है और सिर्फ ताप का फलन होता है। इतना ही सफिशिएंट है। मतलब आंतरिक ऊर्जा इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। एक्चुअल में यही आपका जूल का नियम है। तो जहाँ पे जब हमें सिर्फ परिभाषा देना हो या परिभाषित करना हो तो ये सफिशिएंट है। 2 लाइन लिखना है आपको, जैसे 1 नंबर में पूछ लेते हैं तो ठीक है। और कई बार क्वेश्चन जो आता है वही पूछते हैं कि भाई जूल के नियम क्या है, उसके प्रयोग को बताइए। तो ऐसी स्थिति में हम बाकायदा चित्र बनाएंगे और बताएंगे कि बल्ब ए से बल्ब बी में गैस प्रसारित होती है तो क्या होता है, कैसे होता है, जो भी डेरिवेशन हमने निकाला था। तो ये लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको उस प्रकार से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और साथ ही हमने बात करी थी कि आदर्श गैस और एंथैल्पी, तो ये क्वेश्चन भी आपको अलग से मिलेगा, जूल नियम के साथ ही है। लेकिन अगर 4 नंबर का आता है तब आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि जूल नियम क्या है, उसका प्रयोग क्या है, आदर्श गैस की स्थिति में क्या होगा, एंथैल्पी की स्थिति में क्या होगा। ये सारा डिटेल जब बड़े क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का या 5 नंबर का, 6 नंबर जो भी हो, तो बड़े क्वेश्चन का जब आंसर देना हो तब हम उसका उपयोग करेंगे। और जहाँ सिर्फ लिखा है परिभाषा देना है तो आप सिंपली इज फंक्शन ऑफ टी ओनली को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम आदर्श गैसों में रुदोष प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा हुआ है रुदोष, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक। रुदोष प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन। ठीक है, रुदोष प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन किसके लिए है? ये हम बात कर रहे हैं आदर्श गैस में, आदर्श गैस के लिए। तो रुदोष प्रक्रमों में जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हो, तंत्र और पारिपार्श्विक में ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं होता है, ठीक है। जिसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू 0। ओके, ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो मतलब Q इक्वल टू 0 या ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ताप में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखें। Q 0 का मतलब नहीं होता dt इक्वल टू 0, d2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी जो प्रथम नियम है वो है डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा Q क्या है, 0 है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है फाइनली, डेल E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू माइनस W या माइनस कार्य के। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस डेल E। अर्थात इस प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा को कम करता है, जिससे गैस के ताप में कमी हो जाती है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रहा है तो गैस के ताप में भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुदोष आइडियल गैस में रुदोष प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक।
अब हम देखेंगे कि रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में ताप आयतन संबंध क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे अब हम? रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में ताप आयतन संबंध। ठीक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम में संबंध। ठीक है, तो प्रारंभ में हम मानते हैं कि n मोल आदर्श गैस का ताप, ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास आदर्श गैस जो है वो है n मोल, और इस आदर्श गैस का जो ताप है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? T से, और उसका दाब P और आयतन V है। ठीक है, n मोल आदर्श गैस का ताप T, दाब P और आयतन V है। तो तब रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में प्रतिरोधी दाब पर आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में गैस द्वारा किया गया कार्य हम क्या देते हैं? dW = PdV प्रसार कार्य में। ठीक है, रिमाइंड करें आपने तो समझ में आ जाएगी बात। दाब कार्य इक्वल टू दाब इंटू आयतन परिवर्तन। ओके, अब जब हम बात करें रुद्धोष्म प्रसार की, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार में अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि जो W है किसके बराबर है? -del E के बराबर है। जस्ट अभी हमने देखा है। ओके, इसका तात्पर्य यह हुआ कि del E या DE = -PdV। समझ के कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? dW आपका क्या है? DE के बराबर है। तो dW का मान रख दिया हमने PdV, तो del E या DE = -PdV के बराबर हो गया। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT से, ठीक है, हमने n मोल आदर्श गैस लिया है, तो आदर्श गैस समीकरण PV = nRT से हम लिख सकते हैं कि P = nRT/V। ठीक है, P का यह मान इस समीकरण में अगर हम प्रतिस्थापित कर दें, ओके, P का यह मान हम उपरोक्त समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें तो क्या प्राप्त होगा हमें? DE = -nRT/dV/V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ हम ये भी जानते हैं कि DE = CVdT होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और हम n मोल की बात करें तो n CVdT होता है, DE = तो यहाँ ये जो मान है DE का उसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो n CVdT = nRT/V/dV। ठीक है, ये n से n ये कैंसिल हो जाएगा, और CVdT/T, ये T
क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा माइनस आर डी वी अपॉन टी, सॉरी डी वी अपॉन वी, वी है आपका। ओके, अब हम ये मान लें कि जब प्रसार हो रहा है तो उस समय आयतन V1 से V2 होने पर यदि ताप T1 से T2 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रसार हो रहा है, और प्रसार में यदि प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 होने से अगर ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो रहा हो, तब इन सीमाओं के बीच इस समीकरण का समाकलन करने पर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका T1 से T2 CV dt अपॉन T इक्वल टू माइनस V1 से V2 R dV अपॉन V। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा CV ln नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस R नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, और इसको हम लिख सकते हैं R नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2। ओके, करेक्ट है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन है, मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी आ रही होगी आप लोगों को। और ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे क्या करना है हमको। जहाँ भी कोई लंबा डेरिवेशन दिखे तो आपको ये चीज़ देखिए कि किस स्टेप में हमको क्या करना है, अपने आप ही सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनल ये प्राप्त हुआ था। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ln T2 अपॉन T1, ये आ जाएगा CV यहाँ पर, ये जो मल्टीपल ये फैक्टर है ये ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R। ये लॉग है। अगर यदि हम इसका एंटी लॉग लें तो एंटी लॉग लेने से क्या हो जाएगा कि नेचुरल लॉग का जो सिंबल है वो हट जाएगा, हमें सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा T2 अपॉन T1 CV इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर R। और इस समीकरण से यदि हम T2 अपॉन T1 निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, V1 अपॉन V2 R अपॉन CV। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 CP माइनस CV अपॉन CV, चूँकि हम जानते हैं कि CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो हमने R की जगह पर CP माइनस CV रख दिया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब इसको अलग अलग लिखें, CP अपॉन CV माइनस CV और CV कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। ओके, और
दिस इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1, यहाँ पर गामा इक्वल टू क्या है आपका CP अपॉन CB। ठीक है, गामा नाम सुना होगा, गामा किरणों का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से ये भी है गामा। ठीक है, गामा जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो है जो गैस की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, गैस की अवस्था, गैस की कौन सी अवस्था है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, एक आणुक है कि द्विआणुक है कि पॉली एटॉमिक है, उस स्थिति पर गामा का मान डिपेंड करता है। गामा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि गामा जो है यह गामा इज द फैक्टर इन एडियाबैटिक इंजन प्रोसेसेस एंड डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। ठीक है, क्या है गामा? एक रुद्धोष् इंजन में घटक, या हम कह सकते हैं कि रुद्धोष् इंजन का एक घटक है, और ये जो है गैस के अंदर जो भी साउंड्स होती हैं उसकी गति को निर्धारित करता है। कुछ वैल्यूज हैं जैसे गामा इज इक्वल टू 1.66, ये एक अणु के लिए होता है, सॉरी मोनो एटॉमिक अणु के लिए होता है, गैस के मोनो एटॉमिक के लिए। इसी प्रकार से अगर गैस डाई एटॉमिक है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.40, और गैस अगर पॉली एटॉमिक है तो इसका वैल्यू आता है लगभग 1.33। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, है ना। कई बार कंपटीशंस में भी काम आ जाता है ये, कभी किसी आप प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ते हो तो गामा के वैल्यू एक अपने दिमाग में होना चाहिए कि इनके वैल्यूज क्या क्या होता है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जैसे कोई मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए CV का जो मान होता है वो होता है 3/2R। ठीक है, इसी प्रकार से जो डाई एटॉमिक होता है, द्विआणुक होते हैं, उनके लिए CV का मान होता है 5/2R, और पॉली एटॉमिक के लिए 6/2R। ठीक है, अगर हमें CV का मान ज्ञात है तो CP का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो 3 और 5 और 6 है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग होता है, स्वतंत्रता की कोटि के हिसाब से ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा गामा के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वहाँ से। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था यहाँ पर कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। ओके, अब हम चलो पहले मैं ढंग से लिख बताया था आपको। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। अगर अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, T1 ऊपर चल जाएगा तो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 2, और इसी प्रकार से आगे भी T3 V3 गामा माइनस 3, T4 V4 गामा माइनस 4। ये एक हमारे पास एक सीरीज प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगा, TV गामा माइनस 1 इस, सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, सिर्फ ये संख्या बदलेगी, T1 T2
V2, T3 V3, T4 V4, इस प्रकार से होगा। जो फैक्टर गामा -1 सब में उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टी गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक प्राप्त होगा। तो किसी भी विद्युत उत्क्रमणीय प्रसार के अंदर ताप और आयतन में इस प्रकार से संबंध प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दाब आयतन संबंध, तो इसी इक्वेशन से हम दाब आयतन संबंध भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, वेल नॉन समीकरण है ये। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 निकालें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P2 V2 अपॉन P1 V1। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस समीकरण में T2 अपॉन T1 की जगह पे P2 V2 अपॉन P1 V1 रख दें, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए, T2 अपॉन T1 की जगह हमने अगर ये रख दिया P1 अपॉन V2 अपॉन P1, आगे क्या है हमारे पास, V1 अपॉन V2 गामा -1। ठीक है, तो यहाँ पर P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 ऊपर चल जाएगा, V2 यहाँ पे नीचे चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, V1 अपॉन V2 की पावर गामा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा इज इक्वल टू सो ऑन। और पुनः हम इसको लिख सकते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिरांक। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं भी किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, या स्टूडेंट्स के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें वो क्वेश्चन पुटअप कर लें और आसानी से अपने क्वेरीज को पूछ सकता है। धन्यवाद।